नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथों में है बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां किसकी कितनी तैयारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। क्या उस सीट से पार्टी किसी उम्मीदवार पर दोबारा मोहर लगाने में घबराती है? क्या उस विधानसभा से चुनावी मैदान में उम्मीदवार के दोबारा उतरने पर पसीने छूट जाते हैं? आखिर क्यों चुनावी खेल में वोटर एक बार जिसे अपना सिरमौर बनाता है, दूसरी बार वो वापस पवेलियन लौट जाता है? भांडेर सीट का एक ऐसा मिथक जो पिछले 73 साल से चला रहा है। कैंडिडेट की दोबारा एंट्री, जीत की नो गारंटी। भांडेर के बवंडर में फूल सिंह बरैया से बैर, महेंद्र वैद्य का चुनावी खेल और बीजेपी की कमजोर कड़ी इस चुनाव को बना रहा है बेहद दिलचस्प। भिंड के रहने वाले हैं, मुसलमान हमारा भाई है, डीएनए टेस्ट करा लो, मुसलमान हमारा ही एक माता पिता की संतान निकलेंगे, खदेड़ना तो तुम्हें पड़ेगा। देख तमाशा भांडेर का, जो इस सीट पर दोबारा आया, जनता ने उसे उल्टे पांव लौटाया। उम्मीदवार की दूसरी पारी पर वोटर की रहती वक्र दृष्टि। इस सीट से 73 साल से ऐसा ही मिथक जुड़ा है। कुछ अपवाद को छोड़ दे तो इस सीट पर कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार जीत नहीं पाया। भांडेर विधानसभा का इतिहास जो रहा है आज तक, उसमें भांडेर विधानसभा की जनता ने किसी भी प्रत्याशी को दोबारा मौका नहीं दिया है। भांडेर विधानसभा अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा थोड़ा अलग है। हालांकि ये मिथक है। भांडेर पर मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया। जिस आरक्षित सीट पर कांग्रेस से फूल सिंह बरैया चुनावी मैदान में उतरे, तो इधर बीएसपी ने महेंद्र वैद्य को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। जितना मौसम नहीं बदलता, उतना चुनावी मौसम में भांडेर का सियासी मिजाज बदल रहा है। सबसे पहले बात कांग्रेस की घर कलह की। कांग्रेस में रहकर महेंद्र वैद्य की बात टिकट पर नहीं बनी और फिर तेज में निकले के बोल। पाला बदला और सवार हो गए हाथ छोड़कर हाथी की सवारी पर। बीएसपी में टिकट की आस पूरी हुई। कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो काफ़ी एक है, तो हम लोग चलो कांग्रेस का मजा लिया। 50 साल रहे हम लोग, 50 साल। 3 मार्च 71 से हम लोग कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब हमने जो बहुजन का भी देखें कि यहाँ हम लोग कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ सकते हैं। भांडेर की भंवर की इस दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये है कांग्रेस कैंडिडेट फूल सिंह बरैया। भांडेर में बरैया और बैर उनके कांग्रेस में आते ही शुरू हो गया था। टिकट की आस लगाए दावेदार बगावत पर उतर आए। अब कथित विवादित वीडियो में बोले गए उनके बिगड़े बोल पर विरोधियों के निशाने पर हैं। इस कथित विवादित वीडियो से भांडेर में सियासी उबाल आ गया है। चुनावी माहौल में बवाल उठा तो उन्हें सफाई तक देनी पड़ी। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। करके इधर के उधर एडिटिंग भी की, तीनों प्रकार का है, वो वैसे फेक ज्यादा है। बात बीजेपी के घर की। क्या रक्षा सरोनिया बीजेपी की कमजोर कड़ी है? दिलचस्प ये भी कि वो खुद नहीं, उनके पति जुटे हैं। शुरू से जब से भांडेर विधानसभा बनी है, तब से एक बार के अलावा दूसरी बार कोई भी विधायक वहां से नहीं बन पाया है। लेकिन इसके पहले ये कांग्रेस के थे, अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है। तो भांडेर ने किसी को रिपीट नहीं किया, लगातार कंटिन्यू दूसरी बार कोई नहीं जीत पाया, तो ये फैक्टर उनके साथ है। उनका कैंडिडेट जो है पहले यहाँ से विधायक था और अब फिर विधायक के लिए वो लड़ रहा है, तो ये बात उन पर लागू होगी।
इन तीनों सियासी तस्वीरों के साथ वो तस्वीर देखना बेहद जरूरी है। आरक्षित भांडेर सीट में सबसे ज्यादा एससी वोटर है, जो नतीजों पर खासा असर डालते हैं। भांडेर में बीएसपी के महेंद्र बौद्ध के चुनावी मैदान में उतरने से आखिर किस पार्टी के वोट बैंक में होगी सेंधमारी? या कांग्रेस पर इसका असर पड़ेगा, या बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभरेंगे महेंद्र बौद्ध? आखिर कौन बनेगा भांडेर का सिकंदर? दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल का दंगल, एक नहीं पूरे 8 मंत्री लगा रहे हैं दौड़ कि ये मौका चूका तो हाथ से सब कुछ छूटा। मंत्रियों को मिल चुकी है हिदायत कि हारे तो ठीकरा उनके सिर ही फूटेगा। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो से माहौल तो बना, उधर कांग्रेस भी दिखा रही है जोश। ऐसे में मंत्रियों के दिल की धड़कनें बढ़ना लाजमी है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की साखी दांव पर नहीं लगी है। उनकी हार और जीत पर देखिए 16 का दंगल, 8 मंत्रियों का होगा मंगल। 28 के अखाड़े में ग्वालियर चंबल पर है सभी सियासी पार्टियों की नजर। क्या ग्वालियर चंबल के 8 मंत्री बने रहेंगे? चंबल की 16 सीटों में से 8 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। कैबिनेट मंत्री इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और एंदल सिंह कंसाना को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वहीं राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा, ओपीएस भदौरिया, गिरिराज दंडोतिया और ब्रजेंद्र सिंह यादव की साख दांव पर लगी है। ये चुनाव 8 मंत्री का चुनाव नहीं है, ये इस अंचल के स्वाभिमान का, मान सम्मान का चुनाव है। ग्वालियर चंबल अंचल का जो हमेशा दबदबा रहा है, जो कहते हैं, जो करते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले ये वो सिंधिया समर्थक हैं जिनकी आस्था को बीजेपी सरकार में इनाम मिला, विधायकी गई, लेकिन मंत्री पद का उपहार मिला। बीजेपी का फोकस इस बेल्ट पर सबसे ज्यादा है। ग्वालियर चंबल की झोली में सबसे ज्यादा मंत्री दिए गए। सिंधिया समर्थकों की सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए खुद सीएम और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। ग्वालियर चंबल में बीजेपी का मेगा शो और सौगातों की बारिश, और अब दावा कि की पूरी सीट जीतेंगे। मेरे साथ बोलिए, भाजपा को जिताने का संकल्प लेते हुए बोलिए, भारत माता की। हमारे 8 मंत्री या भारतीय जनता पार्टी की जो भी नेतृत्व है, वो तो सिर्फ माध्यम है। असली चुनाव तो जनता का चुनाव है, क्योंकि इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना के, जनता को झूठ बोल के एक सरकार बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, और वो षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश हो चुका है। 2018 के नतीजे पर गौर करें तो डबरा सीट से इमरती देवी 57,446 वोटों के अंतर से जीती थी। सुमावली से एंदल सिंह ने अजब सिंह को 13,313 वोटों से हराया था। प्रद्युम्न सिंह 21,044 वोट से बीजेपी के जयभान सिंह पवैया से जीते थे। महेंद्र सिंह 27,920, ओपीएस भदौरिया मेहगांव से 25,814, गिरिराज दंडोतिया 18,477, सुरेश राठखेड़ा पोहरी से 7,918 वोटों से जीते। वहीं मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव ने 2,136 वोटों से चुनावी मैदान में बाजी मारी थी। 2018 के चुनाव नतीजों में जीत के अंतर को क्या फिर से दोहरा पाएंगे? ये दावा तो बड़े जीत के अंतर का बीजेपी कर रही है। ये चुनाव इन 8 मंत्रियों की राह ही तय नहीं करेगा, बल्कि सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का फैसला कितना सही था, इस पर भी मुहर लगाएगा। वहीं मिशन 16 को जीतने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे के जरिए इन मंत्रियों को घेर रही है। देखिए, साख तो इनकी उसी समय समाप्त हो गई थी, भले प्रद्युम्न सिंह हो, इमरती देवी हो या अन्य मंत्री हो, जितने भी मंत्री थे, सभी मंत्रियों की साख तो उसी दिन समाप्त हो गई थी जब उन्होंने जनमत भेज दिया। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनता बिल्कुल आतुर बैठी हुई है। और आप आगामी चुनाव में देखेंगे इनकी जो असली साख है गद्दारी की, उसी साख पे
जो क्षेत्रीय हमारा वोटर है वो सील लगा के, स्टैंप लगा के, वोट डाल के इनको घर बैठा देगा। जाने क्या होगा बाबा रे, धड़कनें तो सभी मंत्रियों की बढ़ी हुई हैं। ये चुनाव आखिर किसके लिए टर्निंग पॉइंट होगा? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने वाले बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव में वोटर नैया पार लगाते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के खेवैया हनुमान हैं? हनुमान जी हरेंगे क्या कांग्रेस के सब संकट? चुनाव के भवसागर से लगाएंगे पार कमलनाथ के हनुमान भक्त। कांग्रेस की हनुमान भक्ति का ये राग वोटर पर जादू चलाएगा क्या? कांग्रेस के मंगल कनेक्शन पर बीजेपी ने कसा तंज। मंगलवार के इस चुनावी मुहूर्त पर सियासी दलों के दावे सुनिए। चुनाव के दंगल में मंगल ही मंगल है। वैसे चुनावी राजनीति में हर उम्मीदवार का भाग्य विधाता वोटर होता है, लेकिन एमपी की राजनीति के टर्निंग पॉइंट 28 सीटों के उपचुनाव में हनुमान जी की भी गेस्ट अपीयरेंस में दमदार एंट्री हो गई है। कांग्रेस को वोटर से ज्यादा हनुमान जी पर भरोसा है। पार्टी को भरोसा है कि मंगल को चुनाव का ऐलान, मंगल को मतदान और मंगल को ही परिणाम का ये जो सुखद संयोग बना है, ये हनुमान जी का कांग्रेस को संकेत है कि वो इस उपचुनाव में कांग्रेस के संकट हरने हर सीट पर सीसीटीवी की तरह नजरें जमाए हुए हैं। कमलनाथ चूंकि हनुमान भक्त हैं, लिहाजा पार्टी के लिए तो मंगल कनेक्शन ऐसा कि जैसे हनुमान जी ने अर्जी सुन ली हो। सबसे बड़ा हनुमान मंदिर मूर्ति उन्होंने लगाई छिंदवाड़ा में। पिछले चुनाव में मंगलवार को चुनाव हुआ, रिजल्ट मंगलवार को आया और कैबिनेट मंगलवार को बना। अब आप संयोग देखिए इस बार फिर क्यों हनुमान जी देख रहे हैं कि किस तरह से वोट वाली सरकार को हटा के नोट वाली सरकार बनी है। 25 चुनाव क्षेत्रों में हनुमान जी की पूरी निगरानी चल रही है कि ये जिन्होंने अन्याय किया है जनता के साथ उसका वो सबक सिखाएंगे। और इस बार जब अभी तारीख घोषित हुई 29 तारीख को तो मंगलवार था। 3 तारीख जब वोटिंग हो रही है नवंबर को तो मंगलवार है। 10 तारीख जब रिजल्ट आएगा तो मंगलवार है। हालांकि राम और हनुमान पर भरोसे और भगवान भरोसे सियासत की ये पहली तस्वीर नहीं है। इसके पहले भी कमलनाथ के हनुमान चालीसा को लेकर खूब राजनीति हुई थी। 5 सितारा सुविधाएं होती है उसको उन्होंने अच्छी तरीके से भोगा है और अगला जीवन भी उनका बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्योंकि उनमें उम्र के ढलान में अगर ईश्वर के प्रति प्रेम जागा है तो उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं। भगवान राम की, भगवान हनुमान की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना है, तुम अपनी तरफ तो गिरेबा में तो जागो कि किस तरह का छद्म वेशित धर्म तुमने उस नाम पे आगे बढ़े हो। क्या तुम्हारे मन के अंदर है कहीं राम, कहीं कृष्ण है? लेकिन अब 28 सीटों के उपचुनाव की तारीखों में मंगलवार के मुहूर्त पर दोनों सियासी दल अपने अपने अंदाज में दावे कर रहे हैं। अगर इनका भगवान पर भरोसा है तो ये भी भगवान की नियति और निमित्त था कि इनको बाहर किया गया और शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम के भक्त हनुमान उन्हीं पर कृपा करते हैं जिन पर राम की कृपा होती है। और जनता जनार्दन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनता जनार्दन की सेवा करने वाली शिवराज जी की भाजपा सरकार है। ये केवल एक गपोड़ कल्पनाएं करके गपोड़बाजी करने का काम कर रहे हैं, अपना टाइम पास करने का काम कर रहे हैं। अच्छा हो जनता के बीच जाएं, माफी मांगे। तो संकट मोचक हनुमान इस बार किसका संकट हरेंगे, किसे सत्ता दिलाएंगे? 28 सीटों के दंगल में अहम तारीखों पर पड़ रहा मंगल किसके लिए शुभ मंगल होगा? फिलहाल तो हनुमान हमारे हैं के दावे हैं और भरोसा कि हनुमान की कृपा आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजनीति पे पुराने ट्रेंड को नया लेबल लगाकर वोटर के सामने क्या परोसा जा रहा है? उपचुनाव में क्या 2003 के बीजेपी के पैंतरे को कांग्रेस आजमा रही है?
कि अपनी खूबियों से ज्यादा विरोधियों की खामियों को मचा दो शोर। कांग्रेस का ब्लैक पेपर क्या यही चाल है? इस चाल में बीजेपी कांग्रेस को उसी के हथियार से मात देने की कोशिश कर रही है। आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। हर खेल में खिलाड़ी की नजर अपने विरोधी पर रहती है, इस बात पर कि उसका विरोधी कोई गलती करे और इस चूक का वो फायदा उठाकर मैच को अपने हक में कर ले। यानी अपनी खूबियों से ज्यादा सामने वाले की खामियों पर भी नजर रहती। राजनीति के खेल में भी यही ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। बीजेपी सरकार की 15 साल की खामियां गिनाने के लिए पूरे 15 पॉइंटर को कांग्रेस ने इस ब्लैक पेपर में अपना हथियार बनाया है। किसान कर्ज माफी, दलितों के मुद्दे, बिजली बिल, लॉ एंड ऑर्डर के मसले के साथ ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, आपदा को अवसर बनाने का आरोप, तमाम घोटाले, माफिया, मिलावटखोर के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। देखिए, 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा और उन कार्यकाल में जो असफलता रही, किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC ST पर अत्याचार बढ़े और रेत माफिया बढ़ा, भू माफिया बढ़ा, मिलावट माफिया बढ़ा, मिलावटखोरी बढ़ी। ये सारी की सारी घटनाएं लगातार बढ़ती। इधर बीजेपी इस आरोप पत्र के जरिए उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है कि जिन मुद्दों पर वो कांग्रेस को उपचुनाव में करारा जवाब देना चाहती है, उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी तो जनता ही कांग्रेस को सबक सिखाएगी। कांग्रेस का ये आरोप पत्र दरअसल कांग्रेस का कांग्रेस के खिलाफ है। हम इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कर्जा माफी का मसला हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को बंद करने का मामला हो, विकास की परियोजनाओं को ठप्प करने का मामला हो, अटल प्रोग्रेस वे की पूरी फाइल ठंडे बस्ते में डालने का मामला हो, अस्पतालों का विस्तारीकरण का मामला हो, सुविधा देने का मामला हो, इन सारे मामलों पर कांग्रेस के विरोध में ही तो हम चुनाव खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये पलटवार करने वाले हैं, ये कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करने वाले। लाइए आरोप पत्र, लाइए जनता में वितरित करिए, जनता इसका जवाब देगी। ये ट्रेंड कोई नया नहीं है। 2003 में बीजेपी ने ये दांव चला था, फिर 2018 में कांग्रेस इसी दांव के जरिए चुनावी मैदान में उतरी थी। अब कांग्रेस का ये दांव बीजेपी की राह पर चल रही है क्या कांग्रेस? बिल्कुल असरदार होगा। सबसे बड़ा असरदार तो ये बात है कि जनता के खातों में जो कृषि ऋण माफी का पैसा गया है, 2 किस्तों में हो गई, 1 किस्त बची थी। नंबर 1। नंबर 2, बिजली के बिल का 100 रुपये, 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल किसानों का, लोगों का जाता था, वो आज 3-3 हज़ार से लेकर के 20-20 हज़ार तक का बिल। क्या ये पैंतरा फिर से कामयाब होगा? उधर बीजेपी के पास भी तो आरोपों की फहरिस्त तैयार है। आरोप के इस अखाड़े में वोटर का मत आखिर किस पार्टी को देगा चोट? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।